नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज फिर से मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको पता ही है मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। आज कोहबर की शर्त का 17वां भाग। पिछले भाग यानी 16वें भाग में आपने सुना कि गुंजा कुछ दिन अपने बहन की मृत्यु के बाद बहन के ससुराल में रुकती है घर द्वार को, ताकि थोड़ा जगह पे ले आए, क्योंकि घर में बाकी दो जो सदस्य हैं वो पुरुष ही हैं। वो घर को कैसे संभालेंगे? पहले वो संभालते थे लेकिन अब उनकी आदत छूट चुकी है, तो कुछ दिनों के लिए घर में किसी स्त्री का होना आवश्यक था। इस कारण से वैद्य जी उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ओंकार को ज्यादा लंबे समय तक गुंजा को अपने घर में रखना उचित नहीं लगता है। सो वो चंदन को कहते हैं कि वो गुंजा को घर छोड़ आए। तो चंदन, गुंजा, रामू और दशरथ फिर से वही नाव और चौबे छपरा से बलिहार का रास्ता। चंदन गुंजा को गांव छोड़कर आ जाता है। अब आगे ओंकार और चंदन फिर से वैसे ही हो गए जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। ये जो सीक्वेंस है ये एक दुख की अजीब इंतहा है। ओंकार और चंदन पहले अकेले थे बिना माँ बाप के, फिर उनके काका का जब परिवार नहीं रहा तो दोनों एक साथ रहने लगे, तो परिवार में कुल 3 जने हुए और तीनों ही पुरुष। लेकिन जिंदगी चल रही थी अच्छे से। फिर उनकी जिंदगी में आई रूपा, ओंकार की पत्नी बनकर। परिवार हरा भरा हुआ, लेकिन नियति का ऐसा फेर हुआ कि पहले काका और फिर रूपा इस दुनिया से चली गईं। और लेखक लिख रहे हैं कि ओंकार और चंदन फिर से वैसे ही हो गए जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। पहले का जीवन इससे कहीं अच्छा था। बूढ़ी बेवा फुआ खाना बना देती थी, दोनों भाई मिलजुल कर खेती से कुछ पैदा कर लेते, कुछ खेतों की बंदोबस्ती से मालगुजारी आ जाती। जिंदगी निश्चिंत अल्हड़पन से भरी हुई थी। सुख दुख देखा ना था, इसलिए मन में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं। लेकिन अब कुछ वर्षों से पारिवारिक जीवन में रहकर उससे अलग हो जाने के बाद देह मन दोनों में हल्की सी व्यथा होने लगी। गुंजा चौबे छपरा चली गई तो चंदन व्याकुल हो उठा। चंदन का मन खेती के काम से उचट गया, कभी कुबेर की पलानी में, कभी जामुन वाली परती में, तो कभी पश्चिम की बाड़ी, कभी मठिया पर मंडराने लगा। अधिक मन उचटता तो करैल माटी के दूब से भरी गुलगुली खेतों की मेड़ पर या हरी दूब से ढकी हुई कच्ची छबरी पर अकेले ही वो दूर तक टहलने निकल जाता। मतलब चंदन के अंदर एक बेचैनी सी हो रही है, एक बहुत ज्यादा खालीपन, सूनापन है। कभी कभी तो माल गोरू भी संजवा तक चरण में बांधे ना जाते। भटकता हुआ चंदन सोचता, भैया होंगे तो भूसा पानी डाल देंगे। ओंकार चंदन की आस में रह जाता। खेती खराब होने लगी। पिछली कतकी में जहां 400 मन के लिए ओंकार घंटे भर को चौबे छपरा गया था, गुंजा ने रामू को गोद में से ओंकार को देना चाहा तो वो रोने लगा। ओंकार को तो वो पहचान भी ना सका। सास ने दामाद से घर का हाल चाल पूछा। आगे कैसे चलेगा दामाद जी? आगे की बात हम क्या बताएं, पर आखिर घर गृहस्थी तो बसानी ही पड़ेगी ना, गुंजा की महतारी ने कहा। हाँ, सोचता हूँ इस वर्ष चंदन का ब्याह कर दूं, ओंकार ने कहा। और तुम? मैं अब ब्याह करके क्या करूंगा? वंश के नाम पर रामू है ही, चंदन की बहू आ जाएगी, रोटी पानी का सहारा हो जाएगा, और चाहिए ही क्या? अधिक बातचीत करने की उसकी इच्छा भी ना थी। दामाद का उखड़ा मन देख सास आगे बोल ना पाई। ओंकार बलिहार लौट आया। और इधर गुंजा जो चौबे छपरा से बलिहार लौटी थी, जब वो लौटी तो उस पर एक नया रंग छाया हुआ था। हंसमुख अल्हड़ गुंजा धीर गंभीर हो गई थी। घर से बहुत कम निकलती भी तो अपनी एकमात्र सखी फुलश्री के पास, नहीं तो घर के कामों में ही प्राय लगी रहती। तन मन का देवता चंदन हर समय आगे पीछे लगा रहता। तड़के नहा धोकर आंगन की तुलसी जी को जल चढ़ा, उसी की छांव में बैठकर हनुमान चालीसा और एक पन्ना गुटका रामायण का पाठ करके बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाती, तब कहीं गले से पानी की बूंदें उतरती। वैद्य जी के स्नान से पहले ही घर में धूप की गमक फैल जाती। गुंजा में एक लगन समा गई थी।
चंदन के साथ दशरथ था, गुंजा के साथ फुलश्री थी। बलिहार से पहली बार लौटी थी तो गुंजा के मन में सारी बातें धीरे धीरे पक रही थी। दूसरी बार लौटी तो उन्हें मन में दबाए रखना असंभव हो गया। उसके बदले स्वभाव को 2-4 दिनों तक फुलश्री तारती रही। फिर उसने गुंजा को खोदना शुरू किया। भेद खुल गया। तब से फुलश्री और गुंजा एक हो गई। वैद्य जी को खिला पिलाकर गुंजा थोड़ी देर के लिए रोज की तरह फुलश्री के घर चली आई। रामू सोकर उठा तो रोने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी कि दिन में सोकर उठते ही उसे यदि दूध न मिला तो वो छरियाने लगता था। एक बार छरियाने लगा तो फिर उसे मना सकना केवल गुंजा के बस की ही बात थी। वैद्य जी की पत्नी आकर बिगड़ने लगी। तू यहाँ बैठी है, रामू छरिया गया है, चल। गुंजा का ब्याह हो जाएगा तो कौन रामू को मनाएगा चाची? फुलश्री की माँ बोली। यही बात तो मेरी जान खाया करती है रे। तो क्यों नहीं उसी घर में गुंजा को भी डाल देती? देखा सुना घर है, एक पंथ दो काज, फुलश्री की माँ ने कहा। थोड़ी सी हिचक लगती है फुलश्री की महतारी उस घर में गुंजा को डालते हुए। एक बेटी मर गई, संतान के नाम पर ले देकर गुंजा बची है। ये गई तो घाव नहीं मिटेगा। अरे मरने जीने की बात छोड़ो, मरना तो सबको है। जब तक जो जीता है अपने भाग से जीता है। चंदन जैसा सुंदर वर नहीं पाओगी गुंजा की महतारी। अगर ब्याह नहीं करना है तो मुझसे मुंह खोल कर ना ही कर दो। मैं फुलश्री के लिए उसके बाप को भेजूं? क्या? थोड़ा अचरज से गुंजा की महतारी बोली। हाँ, आपस की बात है, इसलिए पहले पूछ लिया कि हम में तुम में बीच में ना पड़े। वैद्य जी से पूछ के हमको 2-4 दिन में बता दो। गोलमोल सा उत्तर दे वैद्य जी की पत्नी वापस लौट आई, लेकिन उनके कान खड़े हो गए। इधर उधर की तमाम बातें वो सोचने लगी। जेठ में एक दिन वैद्य जी बलिहार पहुंच ही गए। पलानी में ओंकार और चंदन बैठकर किसी खेत का बंदोबस्त करने की सलाह दे रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वैद्य जी ने ब्याह की चर्चा उठाई। ओंकार ने फिर चंदन का ब्याह कर लेने की बात कहकर टाल दिया। देखो ओंकार, मैंने दुनिया देखी है, चंदन की स्त्री चंदन की होगी। रोटी पानी के अलावा इस देह को जो सुख पत्नी से मिलना चाहिए उसकी जरूरत 40 साल के बाद पड़ती है। अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या हुई है, ले देकर 27-28 की। इस जिंदगी को कैसे संभालोगे? सो तो कट जाएगी वैद्य जी, एक रामू है, उसको चंदन और उसकी बहू संभाल लेंगे। माए भा सौतेली माँ लाकर रामू को दुख में क्यों डालूं? चंदन से कहिए कि वो अपना ब्याह करने पर राजी हो जाए। खंबे की टेक दे दूसरी चारपाई पर बैठे चंदन की ओर वैद्य जी देखकर बोले, क्यों चंदन? वैद्य जी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का ब्याह कैसे होगा? देखिए ना, इसी गांव में 45 वर्ष के पीताम्बर मिश्र हैं, पढ़े लिखे बीए पास, बिहार में कई हेडमास्टर हैं। देखा ही होगा, सिर के बाल एकदम सफेद, कमर समलवाई में झुक गई है, पर कोई पूछने वाला ना आया तो लड़की खरीद कर ब्याह किया है। क्या जरूरत थी उनको ब्याह करने की? 2 ब्याही हुई सियानी लड़कियां थी, घर था, भतीजे थे, लेकिन नहीं, ब्याह करना ही पड़ा। पियरी पहन, माथे पर लाल अंगूछी लेकर चले तो अंगूछी बिरा रही थी। तब भैया के ब्याह में क्या हरज है? एक से एक लोग आते हैं, इनके मुंह खोलने की देर है। हाँ तो करें। फिर कल से द्वार पर लोगों की जुटान देखिए। और जब तक यह ब्याह नहीं करेंगे मैं तो कर ही नहीं सकता। घर उजड़ा है तो उजड़े, गांव हमें दोषी नहीं ठहराएगा। एक सांस में चंदन ना जाने कैसे ये सब बोल गया। चंदन की बातें ओंकार आंखें नीची करके चुपचाप अपराधी की तरह सुनता रहा। बोलो ओंकार, अब क्या कहते हो? ओंकार चुप रहा। चुप्पी मत साधो। बहुत से लोग मेरे पास सिफारिश को दौड़ते हैं कि ओंकार को राजी करूं। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अच्छा सा संबंध तय कर दूं। अच्छी बात है, जैसी आपकी राय। ओंकार ने भी हार कर अपनी स्वीकृति दे दी। चंदन की देह में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो इस बारे में मेरी एक राय है, अगर कहो तो कहूं? वैद्य जी बोले। कहिए, ओंकार ने कहा। रामू का मुंह देखते हुए सोचता हूं कि तुम अपना ब्याह गुंजा से कर लो। किसी और घर की लड़की आएगी तो शायद चल ना सके। सौतेली माँ ही है। रामू गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने इस घर को देखा सुना है, तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। घर की लड़की घर में ही रह जाएगी।
कुंजा से ब्याह की बात ओंकार ने कभी सोची ही ना थी। वो चुप लगाकर कुछ सोचने लगा तो वैद्य जी फिर बोले, बूढ़े बाप की ये आखिरी बात मान लो। देह थक जाती है, अब अधिक घुमा फिरा नहीं जाता। बड़े धर्म संकट में पड़ा हूं। जीते जी यदि ये भार उतर गया तो सुख से मर सकूंगा। दीनता से वैद्य जी ने ओंकार के आगे हाथ फैला दिए। चंदन की सारी देह ऊपर से नीचे तक झंझना रही थी। वो पालनी में खंबे के सहारे पीठ टेक फटी आंखों से वैद्य जी को देख रहा था। देख क्या, सुन रहा था। वैद्य जी का एक एक शब्द उसके छाती पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। देह का सारा रक्त दिमाग में चढ़ाया था। वो पसीने पसीने हो गया। बोलो ओंकार, वैद्य जी ने हाथ जोड़े हुए ही पूछा। ओंकार ने चंदन की ओर देखकर पूछा, चंदन, तुम्हारी क्या राय है? चंदन को लगा जैसे देह का बचा हुआ रक्त भाई ने पिचकारी लगाकर खींच लिया। वो निर्जीव होकर चित्त गिर गया। गला सूख गया, जीभ जैसे तालू से सट गई। लेकिन एक बार देह की सारी शक्ति बटोरकर सिर के ऊपर बांस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पैर के अंगूठे से पाटी का बाद इधर उधर करता हुआ बोला, इसमें हमसे क्या पूछना है, जैसा तुम्हारा मन हो, कहीं तो ब्याह करना ही है। उसके बाद व्यवहार कुशल बूढ़े वैद्य ने परिस्थिति संभाल ली। अब क्या चाहते हो? चंदन कोई बच्चा नहीं है, अपना लाभ हानि समझता है वो। और वैद्य जी हाथ में लिए अपना पत्रा खोलकर बैठ गए। हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए वैद्य जी, ओंकार बोला। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, सोचने की बात भी क्या होगी, जो हो गया सो हो गया। चंदन टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया और वैद्य जी ने 5वें दिन तिलक और तिलक के 7वें रोज ब्याह का दिन पत्रा देकर तय कर दिया। पतली पीली कमानी वाला चश्मा तेल मैल से काली पड़ गई खोल में रखकर अपनी 3/4 गंजी खोपड़ी के किनारे किनारे चारों ओर मेड़ की तरह बचे हुए सफेद बालों को दोनों हाथों से सहलाते हुए बोले, किसी प्रकार की तूल परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है ओंकार। जैसा देश वैसा वेश बनाना चाहिए। दिखावे के लालच में पड़कर लोग शादी ब्याह में हजारों फूंक देते हैं। मेरा गया तो तुम्हारा, तुम्हारा गया तो तुम्हारा ही है। अब तो यहाँ वहां दोनों जगह के तुम ही हो। तिलक में गिने गिनाए 5 आदमी आएंगे, सो बारात में भी 10-5 के साथ आ जाना, समझे? उसके बाद वैद्य जी ने अपनी मिर्जई के बंद बांधे कंधे पर चादर रखी, चमरौधा जूता पहन खड़े हो बोले, बेटा चंदन, घोड़ी खोल लाओ, अब मैं चलूंगा। राह में 1-2 रोगी देखने हैं। आज भी रोगी देखिएगा? चंदन ने पूछा। क्यों? इतना बड़ा शुभ कार्य तय करने के बाद रोगी देखना तो बड़ा अशुभ सा लगता है, चंदन ने कहा। वैद्य जी ठठाकर हंसे। अभी नादान हो बेटा, रोगी नहीं देखूंगा तो द्वार पर तुम्हारी खातिर कहां से करूंगा? दुनिया का काम तभी रुकता है, कभी रुकता है? मरना जीना तो लगा ही रहता है। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते उतरते ना रहे तो फिर आफत हो जाए, समझे? चंदन चुप लगाकर सामने की बसवारी से बंधी वैद्य जी की घोड़ी खोल लाया। पास के खूंटे पर पैर रख वैद्य जी घोड़ी पर सवार हो गए। ओंकार ने बढ़कर उनके पैर छुए। चंदन हाथ जोड़कर रह गया। तभी घूमता हुआ दूसरी ओर से दशरथ आ गया। वैद्य जी को जाते देखा तो मुस्कुराकर चंदन से बोला, वैद्य जी क्यों आए थे? ब्याह तय करने, चंदन ने जवाब दिया। ब्याह तय करने आए थे तो मुंह काहे लटकाए बैठे हो? भैया का ब्याह तय करने आए थे, चंदन ने जवाब दिया। भैया का ब्याह तय करने? किससे? चंदन अचरज में बोला। अपनी बेटी से। बेटी से मतलब गुंजा से? हाँ रे बैकल, गुंजा से ही। और भैया ने क्या कहा? दशरथ ने आश्चर्य में भरकर पूछा। कहा क्या? तय हो गया, 5वें दिन तिलक और उसके 7वें दिन ब्याह। दिल लगी मत करो चंदन, सही सही बताओ, दशरथ ने अधीर होकर पूछा। यही तो कहते हैं कि 8 साल तक अहिर बैकल ही रहते हैं।
बैकल मैं नहीं तुम हो। चुपचाप बैठकर सुना तो मान लिया, एक बार मुंह खोल देते तो क्या भाई की इज्जत उतर जाती। आने दो ओंकार भैया को, मैं कहूंगा। ये एकदम अन्याय है। कहो तो दौड़कर राह में ही वैद्य जी को रोक लूं। दशरथ ने बड़ी बेचैनी से कहा, चुप रहा दशरथ, चंदन की कुंडली में ब्याह नहीं लिखा है। जो हो रहा है सो होने दे। भैया ने खुद नहीं सोचा तो तेरे मेरे कहने की अब जरूरत नहीं रही। अपना मुंह बंद कर ले और भैया के ब्याह में मेरी मदद कर। चंदन ने जवाब दिया, हद आदमी हो यार, मर्द बच्चा हो के मुंह सी लेते हो और गुंजा बबनी का कौन जोर चलेगा। मेरी बात मानो, एक बार भैया से कहने दो। दशरथ ने मानो जिद पकड़ ली। नहीं दशरथ, कोई फायदा नहीं, अब जो होता है सो हो जाने दो। जब भैया ने नहीं सोचा। और ये कहते कहते चंदन उदास हो गया, सूनी आंखों से सिवान की तरफ देखता रहा। आज का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 17वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।